हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। अब सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये भी एक है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, थोड़ा लेंथी चैप्टर है और काफ़ी कुछ है इसमें सीखने को। बट आपके ये जो स्पेशल भैया जिनके पास आप आज आए हो पढ़ने, आप मतलब मैंने आपके लिए क्या करा है, मैंने आपके लिए तैयार करी एक स्पेशल पीडीएफ। अब यार ये पूरा चैप्टर पढ़ने में तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, बट आपको पता है शायद एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें ना बेकार में लिखी हुई हैं। तो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें मिलेंगी जिससे आप पहला तो सीखोगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, और दूसरा फुल मार्क्स भी ला पाओगे। तो बस इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि नहीं? तो अब हम उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। यार देखो, कोई भी चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, दो रीजंस होने चाहिए आपके दिमाग में हमेशा। पहला रीजन होना चाहिए कि भाई आपको मार्क्स फुल लाने हैं। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप जो क्लास में पढ़ रहे हो, आपको उसमें फुल मार्क्स लाने अपने पेपर में। दूसरा रीजन होना चाहिए आप कुछ सीख के जाओ। सीख के जाने से मतलब भैया क्या है, देखो भाई, आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये मतलब नहीं है कि मैं तुमको बस समझा दूं यहाँ क्या क्या लिखा है तुमने समझ लिया, वाह वेरी गुड आज के लिए हो गया। नहीं, मैं पढ़ाते समय तुम्हें कुछ इस तरीके से समझा दूं कि भाई इस चैप्टर में बेसिक क्या है, मतलब इस चैप्टर का बेस क्या है। वो तुम्हें आने वाले 5 साल बाद भी कोई पूछे ना कि भाई ये जो चैप्टर है क्लास 6 में लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग, उसमें क्या था, तो तुम्हें एक बेस याद हो। तो इस तरीके से हमेशा किसी भी चैप्टर को पढ़ा करो ताकि वो एकदम क्लियर हो जाए। तो ठीक है, इसी इंटेंशन के साथ चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं और मार्क्स भी पूरे के पूरे सिक्योर करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो लिविंग क्या होता है? लिविंग जिसे हिंदी में कहते हैं जीवित, कोई भी चीज जिंदा होती है तो उसे कहते हैं लिविंग। और उनकी सराउंडिंग्स, तो इस चैप्टर में हमें जो भी चीज जिंदा है, जो लिविंग है, जो जी रही है, उसकी, और वो कहाँ रहती है, उसकी सराउंडिंग। सराउंडिंग किसे कहते हैं? जहाँ वो रहता है। तो इसके बारे में ही आज हमको बस सीखना है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब कहानियां हैं जो कि आपको समझनी नहीं है, जिसमें आपको क्या बताया क्या जा रहा है कि जब भी आप कहीं जाते हो, जैसे ऋषिकेश या कहीं घूमने जाते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपके घर के आसपास जो पेड़ हैं, मे बी आप ऋषिकेश पहाड़ों में जाओ तो आपको वो ना मिले, या आपके आसपास जो जानवर हैं वो आपको वहाँ ना मिले। तो यानी कि जैसा कि हम अपने हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इस दुनिया में वैरायटी बहुत है, चाहे वो खाने की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे हड्डियों की हो। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव जंतु हैं, उनकी भी बहुत बड़ी वैरायटी है हमारी इस दुनिया में। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, यानी कि ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग जहाँ वो जिंदा रहते हैं, जहाँ वो जीते हैं। चलो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जहां हमने मार्क करा। तो सबसे पहली लाइन में मार्क करिए, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन वाटर, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब यहाँ पे किन के बारे में बात? सबसे पहले सी प्लांट्स, जो भी ऐसे प्लांट्स हैं, यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल थे, बट उन एग्जाम्पल्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को दिखी तो मैंने उसको मार्क कर लिया, और मे भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो होता क्या है, जो प्लांट एनिमल जो भी सी समुद्र में होते हैं ना, वो किससे? सैलिन वाटर, यानी कि जो समुद्र है आपका वो नॉर्मल पानी नहीं होता है, वो होता है सैलिन वाटर। सैलिन वाटर यानी कि सॉल्टी, उसमें नमक मिला होता है, बहुत सैलाइन होता है, नमकीन पानी होता है। ठीक है, और उस नमकीन पानी में जो एयर घुली हुई होती है वो यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए। सिर्फ एक पॉइंट था जो आपको समझना था, इसमें कोई बहुत रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब बॉडी स्ट्रक्चर फॉर कैमल, यहाँ पे एक और बात की जा रही है इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है? एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत छोटे छोटे, बट मैं आपको यह बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आगे एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसीलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है लाइन एनसीईआरटी की। अब हम इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे कैमल के बारे में। यार कैमल आपको पता है ना कितना इंटरेस्टिंग जानवर है, कैसे? डेजर्ट आपको पता है पूरा रेत से होता है, इतनी गर्मी होती है, पानी नहीं होती, फिर भी वहाँ कैमल जिंदा रहता है। तो वहाँ कैमल किस तरह से जिंदा रहता है, आइए वो समझते हैं। कैमल का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसको जिंदा रहने में मदद करता है। सर्वाइव यानी कि वहाँ पे रहना, सर्वाइव करने में उसकी हेल्प करता है डेजर्ट कंडीशंस में। एक मिनट, इसको जरा मैं फालतू में लाइन अच्छी से नहीं बनी, इसको हम फिर से बना दे रहे हैं। The body structure of camel helps it to survive in desert condition. Camels have long legs which can help to, camels के पास लंबे लंबे पैर होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? उनकी बॉडी को जमीन में जो हीट है उससे दूर रखने में हेल्प करते हैं। अगर वो बहुत नीचे होंगे तो आपकी जो नीचे रेत होती है बहुत गर्म होती है, उससे वो पूरी बॉडी जलने लग जाएगी, इसलिए ऊपर होते हैं। उसके बाद एक्सक्रीट यानी कि हम पॉटी जाते हैं ना,
यानी कि फ्रेश होने जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी जो बॉडी की गंदगी है वो निकालते हैं, तो वो एक्सक्रीट करते हैं बहुत ही कम अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि वो सुसु जाते हैं बहुत कम। क्यों? अगर वो अपनी बॉडी से ज़्यादा पानी निकाल देंगे, ठीक है, या फिर देयर डंग इज ड्राई, डंग यानी कि पॉटी, उनकी जो पॉटी होती है बहुत ड्राई होती है, गीली नहीं होती, क्योंकि अगर वही वो पानी ज़्यादा निकाल देंगे तो वो जिएंगे कैसे? अपनी बॉडी में वो वाटर को हमेशा स्टोर करते हैं और निकालते कम से कम है। जैसे कि हम पसीना बहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, इस तरीके से हम अपना पसीना पानी निकाल देते हैं, बट कैमल्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत बहुत दिनों तक जिंदा रह पाते हैं विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, ठीक है। इसी तरीके से शिप ओ सॉरी आपकी फिश की बात करी जाए, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़े थे, बट अगेन एक बार समझ लेते हैं। जो फिश होती है उनके पास स्ट्रीम्ड लाइन शेप होती है। स्ट्रीम लाइन भैया, स्ट्रीम लाइन यानी कि ये शेप, ये जो शेप होती है ना, ये होती है जिससे वो आराम से पानी को काट पाती हैं। इसके अलावा उनकी जो शेप है वो मदद करती है उनको पानी में बढ़ने में। उनकी जो स्केल्स होती हैं, स्केल्स यानी कि उनकी जो स्किन पे पैटर्न होता है वो बहुत ही स्लिपरी, फिसलना होता है, इनकी वजह से पानी आराम से फिसलता चला जाता है। और ये जो स्केल्स हैं प्रोटेक्ट करती हैं फिश को और उनके ईजी मूवमेंट में हेल्प भी करती हैं। फिश के पास फिन्स होते हैं। फिन्स भैया, फिन्स यानी कि ये पीछे, ये जो होते हैं ना, ये फिन्स होते हैं। इससे इससे भी उनकी मदद होती है पानी में अपनी डायरेक्शन चेंज करने में, आगे पीछे बढ़ने में, अपना बैलेंस बनाए रखने में। और सबसे बड़ी बात, उनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स यानी कि जैसे हमारे पास लंग्स, उनके पास होता है एक बॉडी पार्ट जिसका नाम है गिल्स, जो कि ऑक्सीजन पानी से यूज कर लेता है। ठीक है, तो हमने फिश और कैमल के बारे में सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। क्या होता है भैया, ऐसी बात है, किसी भी स्पेसिफिक फीचर यानी कि किसी भी जानवर में या इंसान में या जीव जंतु में उसका कोई स्पेसिफिक फीचर होना या कोई ऐसी हैबिट यानी कि आदत होना जिसकी वजह से वो प्लांट या एनिमल एक अपनी स्पेशल जगह पे आराम से रह सके, उसे कहते हैं अडेप्टेशन, यानी कि वैसा बन जाना जैसे आपको जिंदगी जीना आसान हो जाए। भैया आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी कि कुछ ऐसी फीचर्स और हैबिट्स जिनकी वजह से आप अपने सराउंडिंग में आराम से रह सकते हो। अब ये सब क्या है अभी समझ में आएगा, अडेप्टेशन आपको समझना है अभी, ठीक है। सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म, और हाँ, जिन सराउंडिंग्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। तो ये जो वर्ड अगर कभी भी आए तो आपको याद रखना है, यानी कि घर। हैबिटेट यानी कि घर, घर मतलब ऐसे बिल्डिंग वाला घर नहीं, ईंटों वाला घर, यानी कि जिस जगह पे आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो। जैसे आप जमीन पे रहते हो, फिश पानी में रहती हैं, कोई माउंटेन्स पे रहता है, तो इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं, सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। अब कई तरीके के जानवर, प्लांट, ये सब सेम हैबिटेट यानी कि सेम रहने की जगह शेयर करते हैं। भैया मतलब, अरे देख, हम हैं इंसान, हम कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। प्लांट्स कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। शेर कहाँ रहता है, जमीन पे रहता है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम शेयर ही तो कर रहे हैं अपना हैबिटेट, हम सब मिलके एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल। अब देखो, जो भी प्लांट्स, एनिमल्स लैंड यानी कि जमीन पे जिंदा रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और उनके एग्जांपल देख लो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन। आई एम सॉरी, जो जानवर और प्लांट नहीं, प्लांट मतलब जो जमीन जहां पे ये प्लांट और जानवर रहते हैं जमीन पे, उन जगहों को आप क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जिनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे जमीन पे फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड जहाँ घास होती है, डेजर्ट भी जमीन पे ही होता है, कोस्टल एरिया होता है ना, या माउंटेन भी जमीन पे होता है। ये सब किस पे आ जाते हैं, जमीन, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब हम इनको भी एक एक करके डीपली पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये समझना था कि इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन ये सब आते हैं, ठीक है। आगे, और उसके अलावा टेरेस्ट्रियल तो हो गया भैया जमीन वाला, उसके अलावा क्या बचा, उसके अलावा भाई पानी बचा। अब पानी पे जो जानवर रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। पानी पे जो जानवर नहीं, मतलब पानी में जो जो जिस जिन जगहों पे जिस तरीके के हैबिटेट्स में जानवर रहते हैं पानी वाले, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। हैबिटेट मतलब घर था, ठीक है। एक्वेटिक यानी कि पानी वाले घर, जिसमें कि पॉन्ड होते हैं ना, पॉन्ड में, स्वैम्प में, लेक, नदी, सॉरी लेक आपका अलग है, और रिवर आपकी होगी नदी, ओशन होते हैं ना बड़े बड़े। तो ये सब क्या है, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट्स है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बात करी जा रही है हैबिटेट की। अब किसी भी हैबिटेट में, जैसे कि एक हैबिटेट है, उसमें भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ तो लिविंग, जैसे कि जो जानवर उसमें रह रहे हैं वो लिविंग है, और कुछ नॉन लिविंग, जैसे कि आप अपने आसपास देखो रोड है और पहाड़ हैं, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स ही तो है। हटाते चलते हैं, साफ सुथरा रहेगा, पीडीएफ आपको बाद में देनी भी है मुझको, ठीक है। तो उन जो भी चीज़ें जिंदा होती हैं एक हैबिटेट में, क्या होती हैं, जिंदा, लिविंग, उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक हिस्सा। और जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, इन्हें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या से एबायोटिक, जैसे सनलाइट और हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। इनसे आपकी जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं उन पर काफ़ी फर्क पड़ता है। कैसे अभी समझेंगे, उसके बीच में एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, आगे काफ़ी काम आने वाला है। जब भी कोई सीड जो है, सीड आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे, जब सीड्स को आप पानी में भिगा के रखो तो उनमें से इस तरीके का कुछ एक नया प्लांट निकलने लग जाता है, जिसको हम स्प्राउट कहते हैं, स्प्राउट कहते थे ना। तो बस इसी स्प्राउट, इसी पूरे प्रोसेस को कि एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाना एक सीड में से, इसे कहते हैं जर्मिनेशन हो जाना। क्या हो जाना, जर्मिनेशन, जर्मिनेटेड हो गया वो आपका सीड, उसमें से नया प्लांट निकल गया, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे, अब जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक भैया कौन से थे, अरे जो नॉन लिविंग थे, सनलाइट हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, आपका वहाँ मौसम कैसा होता है, ये सारी चीज़ें एबायोटिक है, एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये सारे, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या फिर इवन एनिमल, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लाइफ में एबायोटिक फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देखो बायोटिक तो वो खुद ही थे, तो खुद क्या करेंगे, बट एबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, किसी जगह पे हवा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, लाइट कितनी मिलती है, गर्मी कितनी होती है, इससे उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अभी तक हमने अच्छे से समझ लिया कि हैबिटेट क्या होते हैं, हैबिटेट किन से बनते हैं, बायोटिक कंपोनेंट से बनते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट से बनते हैं। हमने ये भी समझा कि भाई बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक कौन से होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम एक एक करके देखते हैं अलग अलग तरीके के आपके हैबिटेट्स। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारा डेजर्ट। अब डेजर्ट में मैंने आपको पहले ही, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेजर्ट में होता क्या है। भैया डेजर्ट में ना बहुत गर्मी होती है, सैंड होती है, पानी नहीं मिलता। ये देख रहे हो आप, ये फोटो डेजर्ट का है, मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन होती है और हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पर ऐसी जगह पे लोग भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, तो भैया कैसे रहते हैं वही तो हमको समझना है। तो देखो, एक तो कैमल रहता है, और कैमल के बारे में तो मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया कि कैमल कैसे रहता है। उसकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि वो आराम से सरवाइव कर सके। बाकी बात करते हैं, देखो और जो डेजर्ट एनिमल्स जैसे रैट वहाँ मिलता है, स्नेक्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स तो नहीं होते कैमल की तरह, बट वो फिर भी रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब बहुत गर्मी होती है, ये लोग ज़मीन को खोद के बरोज यानी कि गड्ढे, उसमें अंदर घुस जाते हैं, और नीचे जो रेत है वो ठंडी होती है, और वहाँ दिन भर रहते हैं, ठीक है। और कब निकलते हैं, नाइट में, सिर्फ रात में बाहर आते हैं, जब क्योंकि रात में जो आपका जो पूरा डेजर्ट होता है ना, ये एकदम ठंडा हो जाता है। सच में आपको बता दी ये बात पहले कि नहीं। देखो दिन में बहुत गर्मी होती है किसी भी डेजर्ट में, बट रात में एकदम ठंडा हो जाता है वहाँ, कि आपको बड़ी ठंड लगने लगे, इतनी ठंडा, क्योंकि रेत ठंडी होती है, ठीक है। तो जब कूलर होता है रात में आते हैं और अपना क्या करते हैं, अपना खाना वाना बटोर लेते हैं, मतलब किसी जैसे किसी सांप आया, सांप ने चूहे को मार दिया, कोई चूहा है तो उसने कीड़े को मार के खा लिया, इस तरीके से अपने गुजारा चलाते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट साइंस समझनी है। सबसे पहले तो देखो किस तरीके के प्लांट वहाँ उगते हैं। कैक्टस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैक्टस, कैक्टस आपके एक स्पेशल प्लांट है जो कि कांटे वाला, आपके घर पे भी आपने देखा होगा ना, उसको पानी देना पड़ता, ना उसको उगाने के लिए चिंता करनी पड़ती, वो कहीं पे भी आप लगा दो और बड़ा होता चला जाता है। तो देखो भैया, अब ये जो प्लांट है यहाँ कैसे उग रहे हैं आपको ये समझना है। सबसे पहले यहाँ बरगद का फोटो देख लो, बरगद कैसे अंदर गड्ढे में घुस जाते हैं, यहाँ सांप भैया सो रहे हैं, यहाँ चूहा भैया सो रहे हैं, रात में इनमें आके लड़ाई हो सकती है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट्स को समझने से पहले उनकी साइंस की, वो कैसे जिंदा रहते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन क्या होता है। भैया ट्रांसपीरेशन याद नहीं आ रहा, अरे देख मैं बताता हूँ। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब भी लीव्स जो हैं सनलाइट की प्रेजेंट में आपका वाटर जो है अपनी उससे निकाल देती हैं, अपने सरफेस से बाहर निकाल देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन।
और इसे ही कहते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि लीव्स में से वाटर का बाहर निकल जाना। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया अगर वाटर निकल जाएगा प्लांट्स में से तो डेजर्ट में तो कुछ बचेगा ही नहीं वाटर लेने के लिए। तो इसीलिए जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं जो कि वहाँ पे होते हैं डेजर्ट प्लांट, लूज वेरी लिटिल वाटर, वो बहुत ही कम पानी बाहर निकालते हैं ट्रांसपीरेशन से। उनकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, या तो वो होती ही नहीं है, ठीक है, या बहुत छोटी होती हैं, या फिर वो कांटों की तरह प्रेजेंट होती हैं, मतलब लीव्स नहीं होंगी, वहाँ कांटे होंगे। कांटे कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि कांटे से क्या होता है, लीव्स का काम तो वो करती हैं, खाना वाना बना लेती हैं धूप से, पर वो पानी बिल्कुल नहीं निकालते, क्योंकि पानी निकालने के लिए आपको चाहिए सरफेस, यानी कि ऐसे लीव्स में सरफेस होता है, इससे पानी निकलता है। अब कांटे पे तो क्या ही सरफेस होगा, तो इसीलिए कोई पानी वहां से बाहर नहीं आता है, इसीलिए उनका काम भी हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, वाटर बहुत कम बाहर आता है, और उनका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैक्टस में आप देखोगे, उनकी स्टेम होती है, यानी कि आप जो देखते हो ये भैया, आप तो कहोगे भैया ये तो ना देखो ये इतनी बड़ी लीफ है, ये लीफ नहीं भाई, ये स्टेम है उनकी, ये उनकी स्टेम है। ठीक है, तो इससे क्लियर मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है इन प्लांट्स में कैरिड आउट होता है स्टेम से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, वो स्टेम कैरी आउट करती हैं। और ठीक है, स्टेम जो है वो थिक वैक्सी लेयर, वैक्सी क्या होता है, एकदम चिपचिपी सी लेयर से कवर्ड होती हैं, जो कि उनको वाटर को अपने अंदर होल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, ज़्यादा डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी गहरी होती हैं ज़मीन के नीचे, ताकि वो काफ़ी नीचे तक का जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर पाए पानी के नीचे से। अब अगला आ जाता है माउंटेन रीजन्स। डेजर्ट तो काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया, कैमल वगैरह, एनिमल प्लांट्स। अब बात करते हैं माउंटेन रीजन्स के बारे में। अजी माउंटेन रीजन्स का क्या है, वहाँ ठंडा बहुत होता है, क्या ठंडा बहुत होता है, और वहाँ हवा भी बहुत चलती है, और इवन कुछ एरियाज में तो स्नोफॉल होता है बहुत भयंकर वाला, ठंडों में होता है कि नहीं। तो तुमने नोटिस किया होगा कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो हमेशा ऐसे दिखते हैं। अब ये जो ट्रीज ऐसे तुम्हें दिखते हैं भाई, इनका क्या साइंस है, आज तुम सब कुछ समझने वाले हो। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। कैसे शेप्ड? कोन, कोन ये इसे कहते हैं कोन, मतलब अब मैं अच्छे से बनाई नहीं है बट इसे कहते हैं कोन। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टोपी वाली। ओहो लो, मिट गया तुम्हारे चक्कर में। इसको वापस हम हाईलाइट कर लेते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। द लीव्स ऑफ आर देयर वुड बी ट्रीज विच शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज। ठीक है, ये जो ट्रीज होती हैं कोन शेप्ड होती हैं, और इसमें स्लोपिंग ब्रांच होती हैं। स्लोपिंग यानी कि इस तरीके की, एक सेकेंड, स्लोपिंग ब्रांच कैसी होती हैं, यानी कि टेढ़ी टेढ़ी ब्रांचेस। टेढ़ी टेढ़ी ब्रांचेस भैया क्या हो गया, देखो अभी दिखाता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इससे भैया क्या खास हो जाएगा, इससे जो भी बर्फ गिरेगी वो रुकेगी नहीं, वो जो क्या है नीचे नीचे बहती जाएगी। स्नो, रेन वाटर या स्नो जो है वो अपने आप ही फिसल जाएगी और उस प्लांट पे रुकी नहीं रहेगी। ठीक है, जिससे वो अपना खाना वाना बना पाए। ठीक है, इनकी जो शेप आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स क्या होता है, वहाँ के क्या खास होता है, वो भी अडेप्ट हो चुके होते हैं उस कंडीशन में जिनमें उनके पास थिक स्किन, यानी कि जो भी जानवर वहाँ रहते हैं उनकी जो खाल है वो बहुत मोटी होती है, बिल्कुल हमारे कंबल जैसी। जैसे हमारे घर के कंबल होते हैं ना, रजाई ओढ़ के हम सो जाते हैं, उनकी बॉडी पे नेचुरल कंबल रजाई चिपकी हुई होती है नेचर की तरफ से, और फर की बनी हुई, जो उनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। जैसे कि याक, याक देखो उसमें बहुत बाल होते हैं, ठीक है, जो उसको गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड ये रहा ना, मस्त लग रहा है, इसके ऊपर भी कितने सारे बाल हैं, इतना मोटा सा, अंदर से पतला ही होता है पर इसका बाल काफी मोटे होते हैं, जिससे ये रहा याक आपका। और ये क्या है आपका तीसरा, माउंटेन गोट्स। माउंटेन गोट्स के बाल देख रहे हो कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं। अब बात करते हैं फीट एंड टोज जो होते हैं उनके, वो इस तरीके से होते हैं कि उनको कोल्ड, यानी कि उनके जो जमीन के नीचे, जो उनके पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो डेड होता है, मतलब उसमें कुछ फील ही नहीं होता। अगर फील होता तो उन्हें ठंड कितनी लगती सोचो। तो इससे क्या होता है, उनके जो फीट है वो कोल्ड होते हैं, वो कोल्ड से बचते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। ठीक है, जब वो चलते हैं स्नो पे। तो माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन। हूव्स, अब यहाँ पे हूव्स क्या होता है भैया, अब तुमने कुछ जैसे घोड़े वगैरह देखे होंगे, तो घोड़े के जो पैर होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, नीचे की चीज़ होती है एकदम बहुत सख्त सख्त सी होती है, तो उनके भी ऐसी होती है एकदम डेड, मतलब इसमें कुछ फील नहीं होता, बिल्कुल ऐसा समझ लो नखून वाली चीज़ की बनी होती है, और बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे वो आराम से पत्थर वत्थर पे सब जगह पे चल पाए। ठीक है, कहने का मतलब क्या, आप यहाँ पे अभी तक क्या देख पा रहे हो कि भैया अलग अलग जगह पे जानवर अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। कहीं उनके बाल बड़े होते हैं, कहीं उनके बाल बिल्कुल भी नहीं होते, किसी के पैर लंबे, किसी के पैर छोटे। ये सब क्यों हो रहा है, ताकि वो अपने सराउंडिंग्स में अपने हैबिटेट को अडेप्ट कर पाए।
अगला है हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड यानी कि घास, जहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलते हैं, शेर, जानवर ऐसे, ठीक है। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। लायन के पास जो क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं ना आगे वाले पैरों में, वो ऐसे होते हैं कि वो छुप अपने अंदर छुपा सकता है, उनको अंदर घुसा सकता है। अब ये किस लिए होता है, ये उनके पास स्पेशल नेचर ने उन्हें क्यों दी, ठीक है, अभी बताते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। जब भी उसको खाने के लिए, प्रे यानी कि एनिमल्स टू ईट, उन्हें कहते हैं प्रे, शिकार हिंदी में कहते हैं ना, उसको शिकार करना है तो शिकार पकड़ने के लिए वो छुपते हैं। और उनका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो उन्हें सूखी सूखी घास में छुपने में काफी मदद करता है, ठीक है। द आईज इन फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब तुम ध्यान से इन दो के फर्क देखो, ये क्या है, एक डियर है, ये क्या है, एक लायन है। लॉयन की आईज आप देख पा रहे हो आगे की तरफ है, और वहीं डियर की आईज जो आप देख पा रहे हो वो है साइड की तरफ, एक उधर एक इधर। तो ये ऐसा क्यों बना हुआ है इस तरीके से, अब आप समझो ध्यान से। अब जो लॉयन होता है वो बहुत देर तक छुप के बैठा रहता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और उसकी आईज सामने की तरफ होती हैं ताकि वो करेक्ट अंदाजा लगा सके कि उनका जो प्रे यानी उनका जो शिकार है वो कितनी दूर बैठा है, ठीक है। पर वहीं एक डियर, डियर की क्या खासियत है, और हाँ, जो उसके क्लॉज थे वो छुपे रहते हैं ताकि कोई कोई भी जानवर डरे ना इतनी जल्दी उसे देख के, और थोड़ी देर रुका रहे, और जैसे ही उसको हमला करता है वो अपने क्लॉज बाहर निकाल लेता है। बट अब हम बात करते हैं डियर की। डियर जो है वो क्या होता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ होती है ताकि वो चबा सके हार्ड प्लांट्स को, ठीक है, फॉरेस्ट में जो हार्ड प्लांट्स होते हैं। और डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिटर। अब भैया इसको तो शिकार करना है, पर इसको तो शिकार होने से बचना है कि नहीं। तो अगर ये सिर्फ आगे की तरफ देखेगा तो पीछे से कोई भी शेर आके इसे मार देगा। तो इसीलिए नेचर ने इनकी आंखें ऐसी बनाई दोनों तरफ, ताकि इधर का भी सब कुछ देख सकें, उधर का भी सब कुछ देख सकें, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया ये देख पाते हैं। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू ईयर मूवमेंट। उनके पास क्या क्या चीजें खास होती हैं बचने के लिए, पहला तो कान लंबे लंबे होते हैं ताकि वो सुन पाए, ठीक है। आईज साइड में होती हैं ताकि वो हर तरफ डायरेक्शन में देख पाए डेंजर के टाइम पे। और जो स्पीड होती है वो मतलब वो बहुत तेज भाग सकते हैं, जिससे वो अपने जो भी प्रेडिटर है, प्रेडिटर यानी कि उनको मारने वाला, मार के खाने वाला, उनसे वो बच के भाग सके, ठीक है। इसी के साथ हमने सारे टेरेस्ट्रियल कवर कर लिए। अब फाइनली बात कर लेते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स की। अब एक्वाटिक हैबिटेट्स में सबसे पहला नंबर पे आते हैं जी ओशन। ओशन यानी कि लार्ज वाटर बॉडीज, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। मेनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड। अब देखो कुछ के बारे में तो आपको बता दिया था, फिश, इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और वो आराम से पानी में अपना तैर पाते हैं, घूम पाते हैं, चल पाते हैं। बट कुछ इसके अलावा भी होते हैं, जैसे स्क्विड। स्क्विड आपको पता है कैसा होता है, बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा। और ऑक्टोपस, ये दोनों कैसे हैं, इनकी तो बॉडी फिश जैसी नहीं होती, फिर भी उसमें रहते हैं, उनके पास स्ट्रीमलाइन शेप भी नहीं होती। पर ये कहाँ रहते हैं, ये पानी में बहुत नीचे रहते हैं, बहुत नीचे, नियर द सी बेड। सी बेड यानी कि सबसे नीचे जो जमीन है ना पानी के अंदर, उसको। और कैच करते हैं एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और जैसे ही कोई भी शिकार उनके आसपास आता है, कोई छोटी मछली या कुछ भी ऐसा, फटाफट उसको ये अपने पैरों से लपेट के पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। यानी पर जब भी उन्हें पानी में बढ़ना होता है तो वो अपनी शेप को कैसा कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये मतलब इस तरीके से उनके पैर हो जाते हैं, वो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक तरह से स्ट्रीमलाइन शेप लेके। अब आई होप आप समझ चुके हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिसॉल्विंग वाटर। अब उनके पास हमारी तरह लंग्स तो होती नहीं कि वो सांस ले लें, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे वो पानी में भी सांस ले पाते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, ऑक्सीजन गैस, उसको वो यूज कर लेते हैं अपने गिल्स से। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, और कुछ स्पेशल डॉल्फिन और वेल। मूवीज में आपने पक्का एक सीन देखा होगा कि जो डॉल्फिन है ना या फिर वेल, वो पानी से निकल के आती हैं और जंप मार के वापस अंदर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आओ चलो उसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। तो इनके पास जो है ना गिल्स नहीं होते, वो एयर के थ्रू ही ब्रीथ करती हैं, मतलब उनको नॉस्ट्रिल्स हमारी तरह नाक होती है, ब्लो होल्स होते हैं, जिनको हमारी तरह नाक समझ सकते हो आप, ब्लो होल्स को, ठीक है। वो हवा में ही सांस लेते हैं हमारी तरह। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर पानी के ऊपरी हिस्से में तैरते हैं, ऊपर ऊपर, और अपना जो सर है वो पानी से थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि सांस आती रहे, जिससे उनको सांस आती है, ठीक है। और कई बार वो इसीलिए जंप मारते हैं ताकि वो बाहर आते हैं, ताकि वो सांस ले सकें और फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है पॉन्ड्स एंड लेक, यानी कि छोटी छोटी वाटर बॉडी जहाँ पानी कम होता है। अब ऐसी जगह पे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब क्योंकि पानी कम है
तो यूजुअली यहाँ के जो प्लांट्स हैं ना वो इतने बड़े तो होते हैं कि उनकी जो रूट्स हैं वो पानी के ज़्यादातर के पानी के अंदर ही होती हैं। जैसे तुम इसकी देख पा रहे हो, इसकी जो रूट्स है पानी के अंदर है, पर बाकी का शरीर पानी से ऊपर, मतलब प्लांट का बाकी का पार्ट पानी से ऊपर जा चुका है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भैया मतलब जो भी प्लांट जमीन पे आपके जमीन पे रहते हैं, वहां पे जो रूट्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ जी, हमने पढ़ा था रूट से तो बहुत कुछ होता है, रूट से खाना आ जाता है, रूट से पानी जाता है, ये सब चीजें रूट से ही तो होती हैं। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये सब रूट्स का काम होता है। बट बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की, जैसे अब हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल की थोड़ी कर रहे हैं। रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, उनकी जो रूट्स होती हैं ना वो बहुत छोटी होती हैं, और उनका मेन फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो प्लांट को अपनी सीधी जगह पर खड़ा कर सके, बस इतना ही। उनकी जो स्टेम होती है एक्वेटिक प्लांट्स की यार काफ़ी लॉन्ग, मतलब बहुत लंबी लंबी होती हैं, और हॉलो होती हैं, यानी खाली होती हैं और काफ़ी हल्की होती हैं। हल्की ताकि वो पानी में भाई स्टैंड कर सकें। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब ऐसे प्लांट्स के साथ क्या होता है, उनका जो स्टेम है वो पानी से भी काफ़ी ऊपर चली जाती है, और उनके जो फ्लावर्स फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल इसी इसी जगह पर रहते हैं जाके, मतलब एकदम सरफेस पे, पानी के एकदम सरफेस पे, ताकि प्लांट जो है ज़्यादा भारी होके गिर ना जाए, इस तरीके से। सम aquatic plants are totally submerged in water, कुछ तो पानी के बिल्कुल अंदर होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, ऐसे प्लांट्स का सारा शरीर, सारा बॉडी पार्ट, सब कुछ पानी के अंदर ही ग्रो करता है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, उनमें से कुछ के प्लांट तो जिनकी जो लीव्स होती हैं नॉर्मल भी नहीं होती, बहुत ही पतली पतली रिबन जैसी इतनी पतली लीव्स होती हैं। दे कैन बेंड इन द फॉलोइंग वाटर, वो पानी में एकदम आराम से कुछ इस तरीके से पानी में इधर उधर हिल सकती हैं, मुड़ सकती हैं, ठीक है। लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, मतलब जैसे अगर आप बाहर देखो तो एक लीव्स कुछ इस तरीके की होती है, बट आपका पानी के नीचे जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स इस तरीके की होती हैं, अलग अलग खूब। क्यों? ताकि उनमें से पानी आराम से पास कर जाए, आराम से पास करेगा तो वो टूटेंगी नहीं, समझ रहे हो, इस तरीके से। द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, ताकि वाटर उनके थ्रू आराम से पास हो सके विदाउट उनको डैमेज करे। अब बात करते हैं एक और एक्वाटिक एनिमल की जो है फ्रॉग। अब ये फ्रॉग जो है, ऐसे जो एनिमल है, ये आपको ओशन में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे पॉन्ड वगैरह में, छोटी नदी वदी में, एकदम जो होता है ना पॉन्ड्स, जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी, ऐसी जगह पे। अब फ्रॉग्स के पास यूजुअली उनका जो हैबिटेट है वो होता है पॉन्ड, फ्रॉग्स का हैबिटेट होता है पॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों ही जगह, यानी कि पानी के अंदर और पानी के बाहर जमीन पे दोनों ही जगह रह सकता है, ठीक है। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, अपना जो रेप्टाइल्स थे आपने तब पढ़ा था इनके बारे में। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उनके जो पिछले पैर होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो उन्हें छलांग मार के अपना जो प्रे जिसको वो खाते हैं उनको पकड़ने में उनको आसानी हो। उनके जो फीट हैं यानी कि पैर हैं वो वेब्ड होते हैं, ठीक है। वेब्ड यानी कि कुछ इस तरीके से बने होते हैं पीछे से, ताकि वो भी आराम से पानी में स्विम कर सकें। ओके, तो इसके साथ हमने ये भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं, अब हमारे हैबिटेट तो सब कवर हो गए, अब थोड़ी ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात कर लें, लिविंग थिंग्स की, कि भाई क्या लिविंग क्या नॉन लिविंग। तो अब हमें अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बहुत सिंपल, जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब एनसीईआरटी बुक में से बड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया गया, हम इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे। भैया देखो, ऑब्जेक्ट लाइक चेयर टेबल ये होम जो है हम सब जानते हैं अच्छे से कि नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि ये जिंदा नहीं है, ये हमसे बात नहीं करते। पर ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि बात नहीं करते, हिलते नहीं है, हिलती तो गाड़ी भी है, ठीक है। वी डू नॉट नो दैट वी आर अलाइव, we do know that we are alive, क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं। And so are all the people of the world. We also see animals around us that are full of life, dog, cat, monkey, squirrel, insect and many more. अब तुम जरा ध्यान से सोचो, तुमने अपने मन में ये क्या डेफिनेशन बना ली है लाइव अलाइव की? कोई चीज़ हिलती है, कोई चीज़ भागती है, कोई चीज़ बोलती है, तो तुम कहते हो वो लाइव है। इस तरीके से या तो एक कार भी है, कार भी चिल्लाती है, कार भी चलती है, उसको तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं यार ये तो जिंदा नहीं है, तो नॉन लिविंग है। ऐसा नहीं होता। क्या चीज़ है जो किसी को लाइव बनाती है, किसी को आपको नॉन लिविंग बना देती है? तो वही आपको इस चैप्टर में समझना है कि भाई वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर लिविंग बीइंग में होते हैं। बस हमें वही पढ़ने, एक बार हमने वो पढ़ लिए तो हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा फटाफट क्लियर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? जी हाँ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज एनिमल फॉर अस। ये हमने चैप्टर 1 और 2 में ही पढ़ा था कि भैया खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, खाना हमारी एक बेसिक नीड है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। आगे के चैप्टर्स में हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था, ठीक है।
एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब कई ऐसे जानवर हैं जो कि प्लांट्स पे या कि बाकी जानवरों पे, जैसे शेर जो है वो बाकी जानवर खाता है, तो अलग अलग जानवरों पे डिपेंड है। अब वो कह ले देके हमें इतना समझ आ रहा है कि भाई जो भी चीज़ लिविंग है उसे खाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी हो, इंसान हो। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी। क्यों खाते हैं हम? क्योंकि हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने सारे काम को करने के लिए, या फिर हमें ग्रो होने के लिए। हमें ग्रो होना है, हमें बढ़ना है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और उसके अलावा ये एनर्जी हमको चाहिए अपने लाइफ के प्रोसेसेस करने में। लाइफ प्रोसेस यानी कि चलना फिरना, खाना और सांस लेना, ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए भी एक चाहिए होती है एनर्जी। आप बहुत थके हो तो आप नहीं चल पाते ना, आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत भाग लिए, तो वहीं ज़मीन पे लेट जाते हो कि भाई सांस फूल गई, अब लेट गए। तो इसीलिए हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अगला है कि क्या सारे लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं? तो हाँ जी, ये भी सच है। ऑल द यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। आप हर समय बढ़ रहे हो, आपको पता है कुछ साल बाद आप और लंबे हो जाओगे, या पहले आप काफ़ी छोटे थे, तो छोटे बच्चे हैं कुछ टाइम में वो बड़े हो जाते हैं, जानवर भी कुछ टाइम पे बड़े हो जाते हैं, पपी बड़ा कुत्ता बन जाता है। ठीक है, प्लांट्स भी आप अपने आसपास देखो, पहले छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं। तो समझ रहे हो? तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग होने का। क्लियर। अगला बात करते हैं रिस्पायर। ये आपके लिए एक नया वर्ड है। रिस्पायर को आप हिंदी में आसानी से समझो, सांस लेना। क्या जी भैया? सांस लेना। पर ये समझ लो जो लिखा है यहाँ पे, when we inhale the air moves from outside to inside the body। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है, हवा है, वो हमारी नाक से होके बाहर से हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। when we breathe out, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो यही हवा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। और इसी बीच ये जो हवा अंदर जाती है, होता क्या है? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाहर की एयर को हम अंदर ले जाते हैं, उस एयर में से जो ऑक्सीजन, हम कहते हैं ना ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो वो एयर में से ऑक्सीजन बॉडी अलग निकाल के यूज कर लेती है, और बची हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बाहर निकाल देती है। तो टोटल ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ब्रीथिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम जिसको जो है सांस लेना और निकालना। क्या है? रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग, जिसमें क्या होता है? सांस लेना और निकालना। ठीक है, तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल देते हैं। यही प्रोसेस ब्रीदिंग का एनिमल्स, काउस, बफेलो, डॉग, आपने कुत्ते को देखा कभी? सांस लेता ही रहता है, तो उसमें भी ब्रीदिंग हो रही है, उसमें भी रेस्पिरेशन हो रहा है। प्लांट्स की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो हर उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। अब फूड जो हमने खाया है, उस फूड को उस तरीके से बनाना कि वो हमारी बॉडी यूज कर पाए, वो काम ऑक्सीजन करती है। तो उसके लिए O2 से मतलब O2 हम लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, बड़ी क्लास में आप सीख जाओगे। तो ये गैस हमें चाहिए होती है उस खाने को बनाने के, फाइनल तैयार करने के लिए। तो इसीलिए ये हमें हर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, हमें नहीं, हर, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो। अर्थवॉर्म जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन से, उनके पास नाक थोड़ी होती है। फिश अपने गिल से ऑक्सीजन लेते हैं, बताया था ना, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। गिल्स उनकी ऑब्जर्व करती है ऑक्सीजन पानी से। अगला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कैसे होती हैं भैया? हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में ये होता था, जो पेड़ के किसी भी प्लांट के जो लीव्स होती है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे क्या है, ऑक्सीजन, वो छेद क्या होता है, यूज करते हैं इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स। लीव्स भी क्या करती हैं? एयर लेती हैं छोटे छोटे छेद से, उनके लीव्स पे जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन को यूज करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकाल देती है। वी लर्नड दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। Plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them takes place day and night. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration। अब आप एक चीज समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक प्लांट है, ठीक है, पी से प्लांट, उसमें दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला कि उसे अपना खाना बनाना है, जिस खाना बनाने को प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ क्या होता है, सनलाइट के यूज होता है, और ये क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और इसके अलावा साथ साथ में एक दूसरा प्रोसेस भी चल रहा होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन, जिस प्रोसेस में ये एक पूरी एयर को अंदर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। बट ये जो प्रोसेस होता है ना खाना बनाने वाला,
इसमें जो अमाउंट यानी कि जितना ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस अमाउंट में जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कंफ्यूज मत होता ना, 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आएगा पूरी चीज़। ठीक है, तो अब क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम बाहर निकाल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ले बहुत ज़्यादा रहे हैं और ऑक्सीजन दे बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इसीलिए हम ऐसे नॉर्मली अपनी लाइफ में कह देते हैं कि हमें जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से मिलती है, क्योंकि प्लांट्स ही उसको सबसे ज़्यादा बाहर निकालते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। समझ में आया? बट रेस्पिरेशन सब करते हैं, प्लांट भी करते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत प्लांट को भी होती है, बस बहुत कम होती है हमसे। ठीक है, अगला है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये भी एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यानी कोई भी एक्सटर्नल घटना, कुछ भी आपके आसपास ऐसा होता है जिस पर आप रिएक्ट कर दो, जैसे आपका पैर कट जाना, आपके हाथ में कुछ चुभ जाना, गर्म छू लेना। जैसे आप कुछ भी ये काम करते हो, ऐसा तो नहीं गर्म तवा छू लिया, हाँ मैंने गर्म तवा छू लिया, अरे नहीं भैया, आप एकदम जल जाते हो, हाथ पीछे करते हो, ये क्या, ये आप थोड़ी करते हो, बॉडी अपने आप कर लेती है ना। कोई आपके कुछ चुबा दे, आप एकदम से ऐसे चिल्ला जाते हो ना, अलग अलग तरीके से, तो बस इसे कहते हैं स्टिमुलाई, यानी कि रिस्पॉन्ड करना किसी भी चीज का। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ये लाइन समझ में आ गई? स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो जिससे हमें रिस्पॉन्ड करना पड़े। क्या एनिमल भी रिस्पॉन्ड करते हैं? अरे हाँ जी भैया, कभी किसी कुत्ते को खाना देके देखो, एकदम पूंछ हिलाने लगेगा, खुश हो जाएगा, वो भी स्टिमुलाई है। कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी किसी जानवर का रिस्पॉन्स स्टिमुलाई है। प्लांट्स भी स्टिमुलस करते हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, टच मी नॉट। ठीक है, टच मी नॉट इसका नाम होता है, और साइंस में इसका नाम मिमोसा होता है। इसको जैसे ही आप टच करोगे ना, ये बंद हो जाएगा। क्या होता है? ये बंद हो जाएगा। या फिर आपने मारियो गेम खेला तो पिचर प्लांट होता था, पिचर प्लांट भी क्या है, जैसे उस पर कुछ आके टच होता है, कोई खाना, वो फटाक से उसको बंद कर लेता है। तो ये अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे क्लास में सीरियसली नहीं पढ़ने वाले हो। अभी आपको बस समझना है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सब करते हैं। और तो और एक और बढ़िया एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर के बारे में आपको पता है कुछ? सनफ्लावर जो है वो, उसे सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ही सन की डायरेक्शन में अपना मुंह रखता है। ये तो कोई एक नॉर्मल प्लांट है, बट सनफ्लावर हमेशा सन की डायरेक्शन में मुंह रखता है। तो ये भी क्या है? एक स्टिमुलस है, एक स्टिमुलाई है। ठीक है, जिसके पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं? पॉटी जाके। ठीक है, इसी तरीके से जानवर भी निकालते हैं, बाकी के इसी तरीके से और भी इंसान निकालते हैं। इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म को, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म हो दुनिया का, उसको भाई अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है वो समझते हैं। जितने भी भाई हम लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो खाना खाते हैं। ठीक है, हम फूड खाते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज्ड। अब जितना भी हम खाते हैं उसमें से सब यूज नहीं होता, उसका एक पार्ट यूज होता है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए। बाकी का क्या होता है? अब वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है वेस्ट के फॉर्म में। हमारी बॉडी भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है, हमें पता ही है, रोज सुबह हम निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट। अब जिस प्रोसेस से हम इस वेस्ट को बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, राइट? क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? हाँ जी, करते हैं। प्लांट्स का जो मैकेनिज्म है बस वो थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट्स में भी कुछ हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स के लिए बड़े खतरनाक है। अब कुछ प्लांट्स में तो ऐसा रास्ते निकल जाते हैं जिससे वो उन्हें अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, अपने ही प्लांट के अंदर कहीं पे, जहाँ पे वो उनको नुकसान ना पहुंचाए, हार्म ना पहुंचाए। बट कुछ प्लांट जो हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी कि आपने कभी कभी प्लांट में देखा होगा, बाहर कुछ गम जैसा बाहर आ रहा है। कुछ भी प्लांट से अगर बाहर निकल रहा है तो वो क्या है? वो प्लांट्स का एक्सक्रीशन है। ठीक है, वो प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है जो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एक्सक्रीशन भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कॉमन है सारी ही लिविंग बींग्स में। एनिमल्स तो जाते ही जाते हैं, आपने देखा ही होगा, हम भी एनिमली तो हैं एक तरीके का। अगला आ जाता है लास्ट। आई होप ये लास्ट है, एक बार आगे देख लेते हैं। नहीं, ये लास्ट नहीं है। ठीक है, तो अगला आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करना यानी कि अपने जैसे और बनाना। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी लिविंग बींग हो, वो क्या करता है? हमेशा अपने जैसे और बनाता है, तभी तो ये दुनिया आगे बढ़ रही है। आप भी किसी न किसी के बच्चे हो, आपके आसपास जो कुत्ते खेल रहे हैं वो भी किसी न किसी के बच्चे हैं। तो क्या होता है इस दुनिया में? रिप्रोडक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हम हमेशा अपने जैसे और बनाते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं, वो तो एग्स ले करती हैं, एग्स से उनके बच्चे हो जाते हैं। जैसे कि आपने ना चिड़िया होती है, उसके एग्स होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरा, ये आप आगे की क्लास में समझोगे कैसे बर्थ देते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बट अभी आपको इतना समझना है कि लिविंग बींग होने का एक कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोड्यूस करना, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी करते हैं एनिमल्स की तरह।
अब प्लांट्स का बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनके मेथड में, रिप्रोडक्शन के मेथड में। प्लांट्स के जैसे सीड्स हैं, सीड्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स जो है सीड बनाते हैं, और जो सीड है वो जर्मिनेट यानी कि बड़ा होकर नया प्लांट बना देता है। अब एक प्लांट हुआ, उसमें से एक सीड बाहर आ गया, ठीक है, अब इस सीड से एक पूरा पूरा नया प्लांट बन गया, तो ये भी क्या हुआ, एक रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस यानी कि फिर से प्रोड्यूस करना, बस, तो ये भी हो गया रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया। कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के अलावा किसी और पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जब भी आप कोई पोटैटो तोड़ के लाते हो, आपने देख मतलब घर पे जो आते हैं उनमें आपने देखा छोटे छोटे प्लांट निकल रहे होते हैं, या प्याज लाते हो तो उसमें निकल रहे होते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही तो है। रिप्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज का फिर से नया बन जाना, फिर से उसी का नहीं या नया पार्ट बन जाना, ठीक है। प्लांट्स जो है कटिंग से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कुछ पार्ट है जिनको आप इस तरीके से टेढ़ा करके काट दोगे और किसी दूसरे पार्ट से जोड़ दोगे, जैसे आपने दूसरा यहाँ से काटा, ठीक है, ये दो थे, इनको काट के ये हिस्सा और ये हिस्सा जोड़ दिया, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया प्लांट मिलके बन जाएगा, ठीक है। तो कटिंग से भी हो जाता है। आपको समझना ये नहीं था कि ये कैसे होता है, समझना ये था कि रिप्रोडक्शन एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है जिंदा होने का। तो उसके लिए लाइन क्या है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, डू ऑल द लिविंग थिंग्स मूव? क्या सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? हाँ जी, ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट, मैंने ये नहीं बोला सारे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। अब जरूरी नहीं हिलने का मतलब, मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही हो, और भी बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं। हम तो हिलते डुलते ही हैं, जानवर भी हिलते डुलते हैं, वो तो आप जानते ही हो, ठीक है, उसमें तो कुछ शक ही नहीं है। बट जो प्लांट्स हैं वो जनरली अपनी जगह पे एंकर्ड यानी कि फिक्स होते हैं, बट उनके में और भी तो चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनकी स्टेम बढ़ती है, वो लंबे होते हैं, ये सारी चीज़ें, वाटर मिनरल्स, ये सब चीज़ें उनके अंदर ऊपर नीचे जाती हैं और उनकी पूरी बॉडी पार्ट में मूव करती हैं। ये सब क्या है, ये मूवमेंट ही तो हो रहा है। या फिर किसी प्लांट का या फिर किसी फ्लावर का खिल जाना, फ्लावर क्या होते हैं, पहले बंद होते हैं, फिर बड़े बड़े होते होते वो खिल जाते हैं, ये भी क्या है, एक मूवमेंट ही तो है। तो इस तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई। अब ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए, बट अब हम आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। देखो भैया, मूव तो कार भी करती है, चिल्लाती तो कार भी है, बोलती तो कार भी है, पर वो लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कार मरती नहीं है, और इंसान, जिंदा चीजें, लिविंग थिंग्स हमेशा डाई होती हैं। कहते हैं मृत्यु निश्चित है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही, ठीक है। आपकी जो प्रजाति है वो आगे जा सकती है, मतलब एज ए ह्यूमन हमेशा हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके नए रिप्रोडक्शन होगा, आपकी डेथ हो जाएगी, आपके बच्चे आगे हो जाएंगे, ये तो प्रोसेस है ना लाइफ का। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिविंग थिंग्स डाई हो जाती हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिज्म के जो टाइप हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि एक चूहा है, आज एक चूहा मर गया, इसका मतलब थोड़ी कि दुनिया के सारे चूहे ही मर गए। चूहे तो रिप्रोड्यूस करके अपने बच्चे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चूहे की जो पूरी टाइप है, उसकी कैटेगरी है, वो तो बढ़ रही है, बट एक एक चूहे डेथ हो रही है, और वहीं सेम टाइम पे पैदा भी हो रहे हैं। जैसे दुनिया में कई जगह लोग मर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पैदा भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है ये बना हुआ है, जिसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने क्या देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास कॉमन, ये जो अभी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने समझाई वो सब होती हैं, और जिस जिसमें ये सब होती हैं उसे ही हमने क्या नाम दे दिया, लिविंग थिंग्स। जो कि क्या क्या थी, रिस्पायर करते हैं, फूड चाहिए, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, बढ़ते हैं और डाई होते हैं। जिस जिसमें ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, समझ लो वो क्या है, एक लिविंग बींग। अच्छा जी, पक्की बात है? अधिक पक्का नहीं है, अब आगे समझो। इन जनरल नॉर्मली समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर कोई चीज़ जिंदा है तो उसमें इनमें से ज़्यादातर, ऑलमोस्ट सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही हैं जो इतने हमने डिस्कस करी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें से मतलब उनमें इनमें से ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाते, वो सांस नहीं लेते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते ना, ठीक है। तो लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जांपल। बट यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, चलो उसे समझते हैं। समझो तुम्हारे पास एक सीड था, अब सीड तो सीड है, ठीक है। अब इतने दिन ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पड़ा रहा दुकान पे, उसके बाद इसे किसी ने खरीदा, और अब इतने 4 साल पड़ा रहा ये, तो क्या ये कुछ खाना खा रहा था? नहीं खा रहा था। ये बढ़ रहा था? नहीं बढ़ रहा था। ये रिप्रोड्यूस कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो फिर तो ये नॉन लिविंग हो गया। हाँ यार, नॉन लिविंग तो हो गया, बट जैसे हमने इसे जमीन में गाड़ा, पानी दिया, ओहो ये तो बढ़ के प्लांट बन गया।
अरे अब तो ये लिविंग हो गया, तो ये तो हमारी सारी पढ़ी लिखी ऐसी की ऐसी रह गई धरी, हमारी पढ़ाई सारी ऐसी रह गई। तो कंफ्यूजन यहाँ पे एक हो गई, ठीक है, कि यार हाउएवर वी ब्रिंग दैट सेम सीड एंड प्लांट इन सॉइल, जब हम करते हैं उसको प्लांट करते हैं, वाटर वाटर देते हैं, तो वो पूरे प्लांट में बन जाता है। तो अब तो उसको फूड भी चाहिए, एक्सक्रीट भी करेगा जो, तो इसीलिए we see that there can be cases when we cannot easily say that thing has all the characteristics that we have discussed for it all। ये जो मेरी शक्ल देख रहे हो ना, ये मेरी शक्ल नहीं है, ये साइंस की शक्ल है। साइंस ऐसी काम करती है यार। साइंस क्या है, मतलब हमारी दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही हैं, हमने कोशिश करी है इंसानों ने कि उसको थ्योरी बना सके, ताकि पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो। बट यार एक्सेप्शंस हर जगह हैं, साइंस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। हम इस दुनिया में आ गए, हमें हमें किसी ने पढ़ाया थोड़ी, भगवान जी ने, नेचर ने, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, हमने बस बना लिया। हमें कुछ ठंडा ठंडा फील हुआ, हमने मान लिया ये हवा है, हमने अपने आप को इंसान कह दिया। किसी ने आके थोड़ी कहा ऊपर से कि हम इंसान हैं। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो हमने लिख दिया साइंस ने वो एकदम पक्का ट्रू है। किसी भी दिन दुनिया में कोई भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो इसीलिए अपना दिमाग हमेशा खोल के पढ़ाई करो साइंस, क्योंकि ये क्या है, ये साइंस है, ये रोज बदल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में हो तो वो लिविंग हो, या फिर किसी में ना हो तो वो नॉन लिविंग हो जाए, ठीक है। बट यूजुअली ऐसा ही होता है, इसीलिए हमने इसे इस तरीके से पढ़ा है। फाइनली तो एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन पूछा है, देन व्हाट लाइफ इज। वाह, व्हाट लाइफ इज, तो फिर आखिर लाइफ जो है, लिविंग जो है, वो है क्या। अब लाइफ का जो सही आंसर है ना, वो साइंस में ढूंढ पाई, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने फाइनली लिख दिया, लाइफ इज जस्ट ब्यूटीफुल। जिंदगी जो है सुंदर है। वाह वाह वाह। इस वाह के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को मज़े से ख़त्म कर दिया। मुझे पढ़ा के इसे सच में बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत बड़ा चैप्टर था, मज़ा ज़रूर आया पर पढ़ने में। तो अगर आज आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा सीखे हो जो शायद आपको आज याद रहने वाला हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपने क्या सीखा, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ज़रूर कर देना, ठीक है। आपका लाइक, आपका कमेंट यार मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। भैया चैप्टर तो पढ़ लिया, अब फुल मार्क्स के लिए क्या करना है। देखो फुल मार्क्स के लिए तुमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, बट फुल मार्क्स के लिए तुम्हें आंसर कैसे लिखने हैं वो तो सीखना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में मैं यहाँ जो तुमको दिख रहा है ना, इस जगह पे ये लिंक अटैच कर रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो और जाके इस वीडियो के, इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी फटाफट देख लो। जैसे ही तुम वो देख लोगे, समझ लो तुम्हारा पूरा चैप्टर तैयार है, तुम इस चैप्टर को सीख चुके हो, समझ चुके हो। क्वेश्चन आंसर जिसमें मैंने ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, ये सब अच्छे से सॉल्व कराए हैं, इन्हें जाके आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ को आसान बनाया होगा, आपके चैप्टर को आसान बनाया होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो यार फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ और फैमिली का पार्ट बन जाओ। हम मिलजुल के पढ़ाई करते हैं और खूब मज़े करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।